की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट में मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन पेपर का नाम यूनिट नंबर फर्स्ट पे चैप्टर नंबर सेकंड पर चल रहे थे। चैप्टर नंबर सेकंड जो चैप्टर का नाम था संरक्षी बल कंजर्वेटिव फोर्स, तो चैप्टर का जो भी नाम था वो था अपने पास कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं आज अपन अवकलज संकारक डिफरेंशियल ऑपरेटर की। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो अवकलज संकारक क्या होता है, कैसे वर्कआउट करता है, इस पर कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी बात करेंगे। इसी अवकलज संकारक को बोला जाता है डेल ऑपरेटर, इंग्लिश में बोला जाता है डेल ऑपरेटर। तो बढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अवकलज संकारक होता क्या है, डेल ऑपरेटर होता क्या है। तो देखो यहाँ पे अवकलज संकारक के बारे में जो डेफिनेशन है वो लिख रखी है कि अवकलज संकारक होता क्या है। नॉर्मल यदि मैं इजी से लैंग्वेज में यदि डिफरेंशियल ऑपरेटर को फिजिक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको कनेक्ट करके बताऊँ या इंटरलिंक करके बताऊँ, तो जनरली अपन ये मानते हैं कि यदि मेरे पास एक कोई पार्टिकल पड़ा है, क्या है, कोई पार्टिकल है जो क्या है रेस्ट में। यदि मैंने कह दिया कि यहाँ पर कोई पार्टिकल पड़ा है, यदि मैं यहाँ से इसको फोर्स लगाता हूँ, यहाँ से मैं क्या लगाता हूँ, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ, तो इस पार्टिकल की पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। पार्टिकल की पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो पार्टिकल की पोजीशन चेंज किसकी वजह से हुई, तो वो हुई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। किसकी वजह से हुई, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे यदि किसी भी पार्टिकल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, यदि मैंने किसी को धक्का दे दिया तो ये पार्टिकल आगे बढ़ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि कोई पार्टिकल आगे चला गया, धक्का दे दिया, तो मैं कह सकता हूँ कि उसमें क्या हुई है, कुछ ना कुछ चेंजेज हुआ है पार्टिकल की पोजीशन में। और यदि पार्टिकल की पोजीशन में चेंज आया है, किसकी वजह से आया है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो एक तरीके से ये एक्सटर्नल फोर्स होता है, वो ही एक मैथमेटिकल टर्म से मैं रिप्रेजेंट करूँ तो वही अपना क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है। तो सबसे पहले अपन को क्या डिफाइन करना है, यहाँ पे ऑपरेटर डिफाइन करना है, संकारक डिफाइन करना है। तो यदि मैं कहता हूँ कि यदि मेरे पास कोई वेव फंक्शन है, कोई पार्टिकल की पोजीशन है, जैसे मैंने कह दिया कि कोई वेव फंक्शन है एक है, क्या है अपने पास कोई वेव फंक्शन है एक, ये तो कोई ऑपरेटर है एक है। यानी एक तरीके से ऑपरेटर का मतलब हो गया एक एक्सटर्नल फोर्स है, क्या है अपने पास, एक एक्सटर्नल फोर्स है। यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, कोई साई आ जाएगा। यदि ये इस पर मैं ऑपरेट करता हूँ तो ये इसके साथ क्या करता है, संक्रिया करता है। यानी कोई बाह्य बल था या एक्सटर्नल फोर्स था जो एक ऑपरेटर की टर्म में था। इस ऑपरेटर में आपका अवकलन भी हो सकता है, समाकलन भी हो सकता है, कोई सी भी टर्म हो सकती है। यदि कोई ऑपरेटर इस पर ऑपरेट करता है तो मुझे क्या मिलता है, फाई मिलता है। क्या मिलता है, फाई मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या बताएगा, यहाँ पे मैंने बोला है कि यदि किसी फंक्शन पर ऑपरेटर ऑपरेट होगा तो उसका जो फलन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यदि मैं लेता हूँ, जैसे कोई एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरे पास था एक्स स्क्वायर, क्या था, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो ऑपरेटर था वो क्या था, साई तो था मेरे पास एक्स स्क्वायर, ऑपरेटर मैंने लिख लिया डी अपॉन में डी एक्स। क्या था, डी अपॉन में डी एक्स। यदि मैं कहता हूँ कि ए ऑपरेटर इस साई पर ऑपरेट करेगा तो क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा डी अपॉन में हो जाएगा डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यदि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा तो ये वाली टर्म क्या आएगी अपने पास, 2x आएगी। कितनी आएगी, 2x। यानी देखो यहाँ पे जब ए साई था तो ए साई यानी क्या था अपने पास, डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर था। इसका जब मैंने सॉल्यूशन निकाला तो क्या आया, डी अपॉन में डी एक्स, यानी डी बाई डी एक्स, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया। यानी मुझे क्या मिला, 2x मिला। क्या मिला मुझे, 2x मिला। यदि ये मुझे 2x मिला है तो मैं लिख सकता हूँ कि ये 2x मिला है, तो 2x की वजह से अपने पास क्या हो गया, फलन चेंज हो गया। यहाँ पर फलन क्या था, x था, अब यहाँ पे क्या मिला है, 2x मिला है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि एक तरीके से कोई ऑपरेटर था, ये ऑपरेटर क्या था अपने पास, डी बाई डी एक्स। यदि किसी फलन से संक्रिया करता है, ये डी बाई डी एक्स ऑपरेटर किसी फलन से संक्रिया करता है, किस पर, साई पर, तो उसका फलन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये वाली जो टर्म कहलाती है वो क्या कहलाती है, ऑपरेटर कहलाती है, अवकलज कहलाती है, या अवकलज संकारक कहलाती है। तो यहाँ पे अपने पास एक ऑपरेटर डिफाइन करना है जिसका नाम है डेल, जिसको अपन इस तरीके से बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि ये डेल ऑपरेटर होता क्या है। क्या देखना अपन को कि ये डेल ऑपरेटर क्या होता है। तो बात करते हैं अपन डेल ऑपरेटर की। तो देखो सबसे पहले अपन समझते हैं कि ये डेल ऑपरेटर अवकलज संकारक होता क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है कि अवकलज संकारक एक मैथमेटिकल टर्म है। अवकलज संकारक क्या है, एक गणितीय पद है। क्या है अपने पास, अवकलज संकारक एक क्या है, गणितीय पद है। यानी अवकलज संकारक एक मैथमेटिकल टर्म को रिप्रेजेंट करता है, मैथमेटिकल टर्म है। इस पद में एक्स वाई जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया जाता है। ये सापेक्ष अवकलन भी लिख सकते हो और इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि क्या किया जाता है अपने पास, आंशिक अवकलज किया जाता है।
क्या किया जाता है, आंशिक अवकलज किया जाता है। तो इस पद में एक्स वाई जेड के सापेक्ष क्या किया जाता है, आंशिक अवकलज किया जाता है। यदि किसी फलन की अवकलज संकारक से संक्रिया कराई जाए, यदि किसी फलन की अवकलज संकारक से क्या करवाई जाए, संक्रिया करवाई जाए, तो मैं लिख सकता हूँ कि वहाँ पर फलन क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो अभी मैंने मैथमेटिकल फॉर्म से बताया कि यदि किसी फलन की अवकलज संकारक यानी क्या होगा, डेल ऑपरेटर से संक्रिया कराई जाए तो फलन क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो यही क्या कहलाएगा, अपना अवकलज संकारक कहलाएगा। अवकलज संकारक को लिखने का तरीका ये रहता है, इसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोला जाता है डेल ऑपरेटर। इस डेल की वैल्यू क्या है, तो इस डेल की वैल्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये रहती है, आई कैप डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस का होगा जे कैप डेल अपॉन में डेल वाई प्लस का होगा के कैप डेल अपॉन में डेल जेड। ये क्या कहलाएगा अपने पास, डेल ऑपरेटर कहलाएगा। तो आई डेल वाई डेल एक्स, जे डेल वाई और के डेल वाई डेल जेड, एक्स के सापेक्ष चेंज, वाई के रेस्पेक्ट में चेंज और जेड के रेस्पेक्ट में चेंज, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में जो भी फलन होगा उसका एक्स के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलज होगा, वाई के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलज होगा और जेड के रेस्पेक्ट में भी क्या होगा, आंशिक अवकलन होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या कहलाएगा, अपना डेल ऑपरेटर कहलाएगा। तो ये डेल ऑपरेटर की क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है, यानी कार्तीय निर्देश तंत्र में इसको ऐसे लिखा गया है। सेम इंग्लिश टर्म भी लिखी हुई है, डेरिवेटिव ऑपरेटर इज ए मैथमेटिकल टर्म, डेरिवेटिव ऑपरेटर इज ए मैथमेटिकल टर्म। इन दिस टर्म डिफ्रेंशिएट इज डन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएट किया जाता है। इफ एनी फंक्शन इज ऑपरेटेड विथ डेरिवेटिव ऑपरेटर देन द फंक्शन इज चेंज। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसी को मैं क्या बोलता हूँ, डेल ऑपरेटर। अब ये जो डेल ऑपरेटर है, मुझे पता है कि डेल ऑपरेटर की किसी फील्ड के साथ, किसी फलन के साथ संक्रिया करवानी है तो वो दो तरीके से होती है। कैसे, एक तो होता है डॉट और एक होता है क्रॉस। यदि मैं इसमें प्लस करूँ माइनस करूँ वो तो नहीं कर सकता, बट यदि किसी फलन से संक्रिया करवाने का मतलब है कि किसी फलन पर मैं ऑपरेट करूँ या मल्टीपल करूँ। तो यदि किसी फलन पर इस डेल ऑपरेटर को मैं मल्टीपल करता हूँ, ऑपरेट करता हूँ, तो ये ऑपरेट दो तरीके से होता है। तो इस डेल ऑपरेटर के बेस पे अपने पास तीन टर्म डिफाइन होती है। क्या टर्म डिफाइन होती है, तीन टर्म डिफाइन होती है। तो यहाँ से अपन लिखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर और यहाँ पे होगा संकारक, अवकलज संकारक या डेल संकारक, ये भी बोल सकते हैं। अब मैं इसको तीन तरीके से डिवाइड करता हूँ। कैसे करता हूँ मैं इसको, तीन तरीके से डिफाइन करता हूँ। अब तीन तरीके से कैसे, देखो यहाँ पे यदि मैं कहता हूँ इसको तीन तरीके से डिवाइड करें, क्या करें, इसको तीन तरीके से डिवाइड करें, तो मैं लिख सकता हूँ कि तीन तरीके से कैसे होगा ये डिवाइड। इसके थ्री पार्ट्स हो जाएंगे, यानी इसको थ्री टाइप से ऑपरेट किया जा सकता है। एक तो हो जाएगा ये वाला, सेकंड हो जाएगा ये वाला और थर्ड हो जाएगा ये वाला। अब इन तीनों के नाम क्या, तो इन तीनों के नाम आप अच्छे से जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बुक में या मैथमेटिक्स की बुक में यूज किया हुआ है अपन ने। ये जो होंगे वो क्या होंगे अपने पास, ये तो होगा क्या, ग्रेडियंट। ये तो क्या होगा अपने पास, ग्रेडियंट। क्या होगा, ग्रेडियंट। इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ही बोलते हैं। ऐसे प्योर हिंदी में बोला जाता है प्रवणता। क्या बोला जाता है, प्रवणता। ये होता है डाइवर्जेंस। ये क्या होगा, डाइवर्जेंस। ये क्या होगा अपने पास, डाइवर्जेंस। ऐसे ही थर्ड होता है अपने पास क्या, कर्ल। थर्ड क्या होता है अपने पास, कर्ल। अब अपने पास एक ग्रेडियंट है, एक डाइवर्जेंस है और एक कर्ल है। अब मैं कह सकता हूँ कि ये डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल यदि तीनों ऑपरेट करते हैं तो क्या क्या रिजल्ट देते हैं। तो देखो डेल इसमें भी आएगा, डेल तो इसमें भी आएगा, डेल इसमें भी आएगा और डेल इसमें भी आएगा। तो फिर तीनों में डिफरेंस क्या, तो डिफरेंस ये रहेगा कि डेल तो आएगा तीनों में, बट ये तीनों में जो ऑपरेट करने का तरीका है वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। मुझे पता है कि जो डेल की टर्म आती है वो डेल की टर्म क्या आती है, आई डेल अपॉन में डेल एक्स, जे डेल अपॉन में डेल वाई प्लस का क्या आ जाएगा, के डेल अपॉन में डेल जेड। और मुझे पता है कि ये जो डेल है वो कौन सी राशि है,
वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी है अपने पास? वेक्टर क्वांटिटी है। डेल क्या होता है? एक सदिश राशि होती है। अब मैंने लिख दिया कि यहाँ पे भी डेल है, यहाँ पर भी डेल है और यहाँ पे भी डेल है। तीनों का मीनिंग अलग अलग है। एक ग्रेडियंट है, एक डाइवर्जेंस है और एक क्या अपने पास? कर्ल है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यदि मैं ग्रेडियंट है तो ग्रेडियंट का मतलब ये जो डेल है किस पर ऑपरेट होगा? किसी अदिश फंक्शन पर ऑपरेट होगा, किसी अदिश फंक्शन पर ऑपरेट होगा। ये तो क्या होगा अपने पास? सदिश होगा। डेल तो क्या होगा? सदिश होगा। ये क्या होगा अपने पास? अदिश होगा। ये क्या होगा? अदिश होगा। यानी मैं लिख सकता हूँ कि ये तो वेक्टर है, ये तो क्या है अपने पास? वेक्टर है। और ये क्या है मेरे पास? स्केलर है। और यदि वेक्टर और स्केलर इन दोनों का यदि मैं डॉट प्रोडक्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? वेक्टर मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? वेक्टर। तो मुझे पता है कि किसी अदिश का किसी सदिश से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? वेक्टर मिलेगा। यानी क्या मिलेगा? सदिश मिलेगा। क्लियर? तो जहाँ भी बोला जाए कि डेल ऑपरेटर किसी अदिश पर ऑपरेट होगा, क्या होगा? डेल ऑपरेटर किसी अदिश पर ऑपरेट होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि डेल ऑपरेटर यहाँ पे अदिश पर ऑपरेट होगा तो ये क्या कहलाएगा? अपना स्केलर कहलाएगा। ऐसे ही डाइवर्जेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? जो डेल ऑपरेटर है वेक्टर पर ऑपरेट होगा। क्या होगा? डेल ऑपरेटर वेक्टर पर ऑपरेट होगा। यानी अपने पास ये भी सदिश होगा, ये भी क्या होगा अपने पास? वेक्टर होगा। ये भी वेक्टर होगा और ये भी क्या होगा अपने पास? वेक्टर होगा। यानी ये भी क्या होगा अपने पास? सदिश होगा। यानी क्या होगा? वेक्टर। और मुझे पता है कि वेक्टर डॉट वेक्टर का जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे वेक्टर डॉट वेक्टर का रिजल्ट क्या मिलेगा? मुझे स्केलर मिलेगा। क्या मिलेगा? क्यों? क्योंकि मुझे पता है आई डॉट आई क्या है? वेक्टर होता है। किसी भी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो आई डॉट आई क्या मिलता है? जे डॉट जे क्या मिलता है? के डॉट के क्या मिलता है? 1 मिलता है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर मुझे जो भी रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? अदिश मिलेगा। कैसा मिलेगा? स्केलर मिलेगा। तो ये तो क्या हो जाएगा? स्केलर। ऐसे अपने पास यदि कर्ल के बेस की डिफाइन करते हैं तो डेल यहाँ पर जो भी ऑपरेट होगा वो क्या होगा? क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन के साथ। क्या होगा? क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो मुझे पता है कि ये भी क्या है अपने पास? सदिश है। ये भी सदिश है और ये भी क्या है अपने पास? सदिश है। यदि ये भी सदिश है, ये भी सदिश है तो इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा? एक वेक्टर की टर्म में मिलेगा। क्या मिलेगा? वेक्टर की टर्म में मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? वेक्टर। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे डेल 3 तरीके से ऑपरेट होता है। देखो यहाँ पर किस पर ऑपरेट हुआ? यहाँ पर जो भी अपना डेल था वो ऑपरेट किया अदिश फलन पर, और अदिश के बीच किसके साथ ऑपरेट किया? डॉट के साथ। कौन सी संक्रिया यूज हुई? डॉट वाली। यहाँ पर जो वेक्टर था डेल है वो किस पर ऑपरेट हुआ? किसी वेक्टर क्वांटिटी पर ऑपरेट हुआ। बट यहाँ पे जो डॉट आया है वो क्या आया है? अदिश गुणनफल को शो कर रहा है। या डेल ऑपरेटर ए वेक्टर के साथ संक्रिया कर रहा है। कौन सी? अदिश गुणन की। कौन सी संक्रिया कर रहा है? अदिश गुणन की। ऐसे ही यहाँ पे डेल क्रॉस ए का मतलब क्या है मेरे पास? कि जो भी अपने पास डेल ऑपरेटर था वो किसी वेक्टर के साथ यदि संक्रिया करता है तो यहाँ पे कौन सा संक्रिया कौन सी है? सदिश गुणनफल। यानी डेल ऑपरेटर किसी वेक्टर के साथ कौन सा मल्टीप्लिकेशन कर रहा है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरीके से मेरे पास 3 फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन होती है। ग्रेडियंट जिसमें डेल डॉट फाई आएगा, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? वेक्टर मिलेगा। ये किस पर ऑपरेट होगा? ये अदिश पर ऑपरेट होगा। ऐसे ही मेरे पास क्या आ रहा है? डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस में क्या आ रहा है? डेल डॉट ए। डेल डॉट ए आने का मतलब है कि यहाँ पर क्या मिलेगा? मुझे वेक्टर मिलेगा। ये भी क्या होगा? वेक्टर होगा। और इसका जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा या क्या मिलेगा? अदिश मिलेगा। ऐसे यदि मैं बात करूँ कर्ल की तो यहाँ पे डेल है वो किसी वेक्टर पर क्रॉस प्रोडक्ट के साथ ऑपरेट होगा। और मुझे पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म को सॉल्व कैसे किया जाता है? डिटर्मिनेट या मैट्रिक्स की सहायता से सॉल्व करते हैं। तो ये भी क्या होगा? इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आई जे के की टर्म में आएगा। यानी क्या आएगा अपने पास? सदिश आएगा। और ये दोनों रिजल्ट भी क्या मिलेंगे अपने पास? सदिश इंटू सदिश। तो ये तो क्या हो गया अपने पास? एक डाइवर्जेंस हो गया। अब मैं कह सकता हूँ कि ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का यदि मैं फिजिकल मीनिंग देखूँ तो फिजिकल मीनिंग इसका ये होता है कि विभव प्रवणता। फिजिकल मीनिंग का मतलब है विभव प्रवणता। यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी में होने वाला मैक्सिमम चेंज। किसी फिजिकल क्वांटिटी में होने वाला मैक्सिमम चेंज। यानी जो अधिकतम मैक्सिमम चेंज आएगा क्या होगा अपने पास? मैक्सिमम चेंज आएगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में। वो क्या कहलाएगा? इसका भौतिक अर्थ कहलाएगा। यानी किसी भी ग्रेडियंट को यदि मुझे मैथमेटिकल टर्म में लिखना हो तो डेल डॉट फाई से लिखेंगे। यानी फाई का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में अधिकतम परिवर्तन होगा वो क्या होगा? ग्रेडियंट। ऐसे ही मेरे पास जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या होता है? मैंने जैसे कोई प्लस चार्ज ले लिया, क्या ले लिया? एक प्लस चार्ज ले लिया, एक क्या ले लिया? माइनस चार्ज ले लिया। मुझे पता है कि प्लस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो क्या होती है? बाहर जाते हुए होती है। क्या होती है?
बाहर जाते हुए होती है, तो ये भी क्या होगी अपने पास बाहर जाते हुए होगी। जो नेगेटिव की होती है वो क्या होती है अपने पास अंदर आते हुए होती है, जो नेगेटिव की होती है वो क्या होती है अपने पास अंदर आते हुए। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या होगी अंदर आएगी, यानी मैं लिख सकता हूँ कि डाइवर्जेंस है वो एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे सोर्स में क्या होता है, सोर्स में मैंने कोई लिक्विड है वो किसी प्लेन सरफेस पर डाला, क्या वो डाला मैंने एक पॉइंट पर कोई लिक्विड प्लेन सरफेस पर गिराया, तो वो लिक्विड जब भी गिरेगा तो वो सभी डायरेक्शन में इक्वल जैसा फैलेगा। यदि प्लेन सरफेस है तो जो लिक्विड है वो क्या करेगा चारों तरफ एक जैसा फैलेगा, यानी उसका डाइवर्जेंस क्या होगा अपने पास पॉजिटिव होगा, उसका डाइवर्जेंस क्या होगा पॉजिटिव होगा। यदि मैं कहता हूँ कि ये एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है एक जैसी, तो ये क्या होगा डाइवर्जेंस पॉजिटिव को बताएगा। यदि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है अपने पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो जाएगा सिंक, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा अपने पास नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास सिंक हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जब भी सिंक का मतलब क्या होता है कि बाहर से जो भी पानी आया किसी के अंदर खड्डे में चला गया तो वो क्या हो गया सिंक। जैसे आपका किचन का सिंक होता है कि चारों तरफ से जो पानी आता है वो पानी आके कहाँ जाता है उस बीच वाले सेंटर वाले पाइप में जाता है, यानी वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है सिंक की तरह। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डाइवर्जेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, डाइवर्जेंस नेगेटिव भी हो सकता है और डाइवर्जेंस जीरो भी हो सकता है। कैसे, जैसे मैंने कह दिया कि एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स प्लस से नेगेटिव की ओर रहेगी, क्या रहेगी प्लस से नेगेटिव की ओर रहेगी, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर डाइवर्जेंस क्या होगा जीरो होगा, क्या होगा डाइवर्जेंस जीरो होगा। तो ये अपने पास डाइवर्जेंस का मीनिंग है। ऐसे मेरे पास यदि मैं कर्ल की बात करता हूँ तो कर्ल होता है, जैसे मैंने कह दिया कि कोई टब ले लिया, कोई पानी का बॉक्स ले लिया, उसमें फुल पानी भर रखा है और जैसे ही मैं उसमें हल्का छोटा सा नीचे वाला जो प्लेन है उस पर एक छोटा सा छेद कर लेता हूँ तो वो पानी बाहर निकलना स्टार्ट होगा। क्या होगा पानी बाहर निकलना स्टार्ट होगा। जब भी पानी बाहर आएगा तो वो पानी इस तरीके से जो टब के अंदर या बाल्टी के अंदर देखना तो पानी घूमते हुए बाहर निकलता है, ना कि एक सीधे तरीके से बाहर निकलता है। तो पानी कैसे निकलता है बाहर घूमते हुए, इस तरीके से वो पानी क्या करेगा रोटेट करेगा और फिर उस नीचे से छेद में से क्या निकलेगा बाहर निकलेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे वो डिफाइन करता है एक तरीके से घूर्णी गति को। किसको डिफाइन करता है घूर्णी गति को, किसको डिफाइन करता है घूर्णी या रोटेशनल मोशन को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे मैं ये तीनों का फिजिकल मीनिंग होता है कि ग्रेडियंट होता है वो किसी फंक्शन में होने वाला मैक्सिमम चेंज, डाइवर्जेंस होता है पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है जीरो भी होता है। यदि ये सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है बीच में पॉजिटिव चार्ज है तो डाइवर्जेंस धनात्मक होगा, यदि ये नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है सिंक की तरह बिहेव कर रहा है तो डाइवर्जेंस क्या होगा नेगेटिव होगा, नहीं तो क्या होगा जीरो। यदि कर्ल आ जाए तो अपने पास क्या होगा सदिश होगा। क्लियर, ये तो हो गया अपने पास डाइवर्जेंस ग्रेडियंट और कर्ल। अब इसके बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, उन नोट की बात करेंगे। तो देखो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट 3 नोट लिखे हुए हैं, इन 3 नोट के बेस पे वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्या है अपने पास वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो देखो सबसे पहले जो नोट है वो क्या क्या है, क्या क्या लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ है संरक्षित क्षेत्र सिद्ध करने के लिए कर्ल का मान 0 प्राप्त होता है। क्या होता है कर्ल का मान 0 प्राप्त होता है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या आ गया कर्ल, कर्ल लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास कोई भी वेक्टर फील्ड है। क्या है मेरे पास कोई वेक्टर फील्ड है, वो वेक्टर फील्ड यदि कंजर्वेटिव है। अब आपको शायद ये नहीं पता होगा कि कंजर्वेटिव कैसे कहते हैं, तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव आगे डेफिनेशन आएगी उस क्लास में आपको पता लगेगा। तो अभी के लिए आपको ऑपरेटर के बेस का ध्यान रखना है कि कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि मुझे कर्ल का मान क्या होना चाहिए जीरो। जैसे मैंने कह दिया कि कोई कूलॉम फोर्स है या एफ वेक्टर है वो क्या है कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब क्या हो गया कोई भी वेक्टर है उस वेक्टर का कर्ल का मान कितना होगा जीरो। और मुझे पता है कि कर्ल का मान जीरो मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं डेल क्रॉस का ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा डेल क्रॉस का ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। ये इसका क्या है कर्ल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है संरक्षित क्षेत्र सिद्ध करना है। यदि किसी भी चीज़ का मुझे कंजर्वेटिव चेक करना है कि वो कंजर्वेटिव है या नहीं है, संरक्षित है या नहीं है, तो मैं उसका क्या निकालूंगा पहले कर्ल निकालूंगा और कर्ल निकालने के बाद चेक करूंगा कि वो जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। टू प्रूव द कंजर्वेटिव फील्ड द वैल्यू ऑफ कर्ल इज ऑब्टेन एट जीरो। तो किसी को भी फील्ड को यदि कंजर्वेटिव प्रूफ करना है तो उसका कर्ल क्या आना चाहिए जीरो। जैसे मैंने कह दिया कि कूलॉम फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है, तो कंजर्वेटिव होगा तो इसकी ये वाली वैल्यू क्या आएगी जीरो आएगी। क्या आएगी ये वाली वैल्यू जीरो आएगी। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा तो इसकी भी क्या आएगी डेल नॉट जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे भी क्या आ जाएगा अपने पास ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलॉम फोर्स दोनों इस फील्ड से आप लिख सकते हो एफ से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यदि मुझे कोई भी कंजर्वेटिव प्रूफ करना है तो उसका कर्ल जीरो होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए।
फिर अपने पास है कि परिनलिका क्षेत्र के लिए डाइवर्जेंस का मान शून्य होता है। परिनलिका क्षेत्र के लिए क्या होता है, डाइवर्जेंस का मान शून्य होता है। और जैसे डाइवर्जेंस वर्ड आ गया तो अभी अपन ने देखा है कि डाइवर्जेंस क्या होगा, अपने पास ये वाला होगा डेल डॉट ए वेक्टर। तो मैंने लिख दिया कि यदि परिनलिका, यदि मुझे कोई सोलिनॉइड प्रूफ करना है तो उसके लिए डाइवर्जेंस क्या होना चाहिए, जीरो। डाइवर्जेंस जीरो होने का मतलब है जैसे मैक्सवेल की इक्वेशन आती है डेल डॉट बी इज इक्वल टू क्या आता है, जीरो। तो ये मैं कह सकता हूँ कि जो बी वेक्टर है वो क्या है, आपका सोलिनॉइड वेक्टर है। क्या है अपने पास, जो ये बी वेक्टर है वो क्या अपने पास सोलिनॉइड वेक्टर है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि परिनलिका क्षेत्र के लिए डाइवर्जेंस का मान क्या होता है, शून्य होता है और ये जीरो आता है। इसका मतलब डेल डॉट बी, और डाइवर्जेंस की बात कर रहा है यानी बीच में क्या आएगा, डॉट आएगा। और ये किस पर ऑपरेट होगा, किसी वेक्टर पर ऑपरेट होगा। इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा। थर्ड है अपने पास, किसी सदिश को आघूर्णी सिद्ध करने के लिए उस सदिश का कर्ल का मान जीरो प्राप्त होता है। यदि किसी भी वेक्टर को इरोटेशनल प्रूफ करना है, आघूर्णी प्रूफ करना है, तो मुझे पता है कि इसका जो भी वैल्यू आएगी वो कर्ल आएगा, वो क्या आएगा, जीरो। यानी इसमें भी क्या आएगा, डेल क्रॉस का ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। यानी मैंने क्या कह दिया कि यदि किसी का डाइवर्जेंस जीरो आता है तो वो सोलिनॉइड होता है। क्या होता है, परिनलिका क्षेत्र होता है। यदि किसी का कर्ल जीरो आता है तो या तो वो आघूर्णी सिद्ध होगा, या तो वो आघूर्णी सिद्ध होगा, या फिर क्या होगा, संरक्षित प्रूफ होगा, या फिर क्या होगा अपने पास कंजर्वेटिव प्रूफ होगा। तो ये तीन नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बेस पे अपने क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख के दिया कंजर्वेटिव हो गया, परिनलिका हो गया और आघूर्णी हो गया। क्या हो गया, ये तीनों वैल्यू हो गई। ठीक है, अब बढ़ते आगे कि इसके क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। सिद्ध करो कि प्रत्यानयन बल संरक्षी बल होता है। सिद्ध करो कि क्या होता है अपने पास, प्रत्यानयन बल क्या होता है, संरक्षी बल होता है। अब देखो प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल मुझे पता है, आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, सिद्ध करो कि प्रत्यानयन बल कंजर्वेटिव फोर्स है। अब मुझे पता है कि संरक्षी बल के लिए क्या प्रूफ करना होता है। अभी मैंने नोट में लिखा हुआ था कि संरक्षी बल के लिए क्या प्रूफ होता है, कर्ल प्रूफ होता है। तो मुझे पता है कि संरक्षी बल के लिए संरक्षी बल के लिए क्या आएगा, डेल क्रॉस का एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या आता है, जीरो। ये वाली चीज़ प्रूफ होनी चाहिए। यदि ये डेल क्रॉस का एफ वेक्टर जीरो आएगा तब तो सही है, अगर नहीं आता तो फिर कंजर्वेटिव नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ कि सिद्ध करो कि प्रत्यानयन बल संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव होता है। यानी रीस्टोरिंग फोर्स है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। तो मुझे पता है कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, तो मुझे पता है कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का के आर वेक्टर होगा। क्या होगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का के आर वेक्टर। मुझे पता है कि यहाँ पर आर वेक्टर क्या होगा, कोई पोजीशन वेक्टर होगा, जो क्या होगा अपने पास एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का क्या हो जाएगा, जेड के। क्या हो जाएगा, एक्स आई वाई जे प्लस का क्या हो जाएगा, जेड के हो जाएगा। यदि इसको कंजर्वेटिव प्रूफ करना है यानी मुझे क्या निकालना है, डेल क्रॉस का एफ निकालना है। तो मुझे पता है कि इसको सॉल्व कैसे कहते हैं, आई जे के। डेल है तो डेल में तीन टर्म आती है, कौन कौन सी, डेल बाय डेल एक्स। तो मुझे पता है कि यहाँ पे डेल यदि आएगा वो क्या आएगा, तो डेल इज इक्वल टू हो जाएगा डेल अपॉन में डेल एक्स आई कैप प्लस का क्या हो जाएगा, डेल अपॉन में डेल वाई जे कैप प्लस का हो जाएगा डेल अपॉन में डेल जेड क्या हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों टर्म आ जाएगी। तो मुझे पता है कि यहाँ पे आई जे के और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल अपॉन में डेल एक्स, डेल अपॉन में डेल वाई और साथ में क्या हो जाएगा, डेल अपॉन में डेल जेड। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई और जेड। और यहाँ पे जो बाहर माइनस चल रहा था वो माइनस आर वेक्टर था, तो ये माइनस क्या ले लो, बाहर ले लो। क्लियर। अब यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो डेल क्रॉस का एफ वेक्टर, यदि ये सॉल्व होता है, आई का मल्टीपल, आई वाले रो कॉलम देखेंगे तो आई वाला और आई वाला रो कॉलम हट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, डेल जेड अपॉन में डेल वाई। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, आई कंपोनेंट डेल जेड अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल वाई, माइनस का हो जाएगा डेल वाई अपॉन में डेल जेड, माइनस का क्या हो जाएगा, डेल वाई अपॉन में डेल जेड। ऐसे यदि माइनस का जे की बात करूँ तो जे वे के लिए क्या आ जाएगा अपने पास, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हट जाएगी। तो क्या आ जाएगा, जेड बाय डेल एक्स। तो जे वाली हटेगी तो ये देखो जे वाली टर्म हटानी है, तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, डेल जेड बाय डेल एक्स, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास, डेल एक्स अपॉन में डेल जेड, डेल एक्स अपॉन में डेल जेड। मैट्रिक्स सारों को सॉल्व करनी आती है तो ये भी आता होगा। प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास, के, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी अपने पास क्या, ये वाली और ये वाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो डेल वाई अपॉन में डेल एक्स, माइनस क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन में डेल वाई, ये वाली टर्म हो जाएगी।
अब मुझे पता है कि यहाँ पे जेड का वाई के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन कुछ नहीं होता, क्या होता है, जीरो होता है। यानी आंशिक अवकलन का मतलब होता है कि यदि इस टर्म में वाई वाली कोई टर्म होगी तब तो उसका अवकलन होगा, यदि कोई टर्म नहीं है तो उसका अवकलन क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि वाई के लिए जेड कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा, तो जेड का वाई के रेस्पेक्ट में अवकलन जीरो, क्यों, क्योंकि ये आंशिक अवकलन है। वाई का जेड के रेस्पेक्ट में भी जीरो, ये पूरी टर्म क्या हो गई, जीरो। जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में भी क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे ही एक्स का जेड के रेस्पेक्ट में भी क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे ही वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में भी क्या हो जाएगा, जीरो, और एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में भी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी मैं लिख सकता हूँ कि डेल क्रॉस का एफ वेक्टर किसके इक्वल आया, जीरो के इक्वल, और जो बार माइनस था उसमें आर माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेल क्रॉस एफ क्या आया अपने पास, जीरो आया। और जैसे डेल क्रॉस एफ जीरो आया तो क्या कंजर्वेटिव प्रूफ हो गया। तो मुझे अभी मैं नोट में पढ़ा है कि यदि किसी फोर्स को कंजर्वेटिव प्रूफ करना है तो उसका कर्ल क्या आएगा, जीरो आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि प्रत्यानयन बल क्या होगा, प्रत्यानयन बल संरक्षी बल होगा। प्रत्यानयन बल क्या होगा, संरक्षी बल होगा। यानी मैं लिख सकता हूँ रीस्टोरिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास, प्रत्यानयन बल होता है वो कैसा होता है अपने पास, संरक्षी बल होता है। क्या होता है अपने पास, प्रत्यानयन बल क्या होगा, संरक्षी बल होगा। ठीक है, तो ये तो था अपने पास एक क्वेश्चन जो प्रत्यानयन बल को प्रूफ किया। ऐसे अपने पास और भी क्वेश्चन है, इस तरीके से और भी क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। मैंने लिखा है सिद्ध कीजिए कि गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल होता है। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल होता है। अब सबसे पहले यदि मैं गुरुत्वाकर्षण बल की बात करूं तो गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, तो मुझे पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो सब पढ़ के आए हो कि गुरुत्वाकर्षण बल में होता क्या है, एक m1 मास का पार्टिकल होता है, एक m2 मास का पार्टिकल होता है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, r होती है। तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या लिखते हैं अपन, तो इसमें फोर्स लिखते हैं F = G m1 m2 अपॉन में क्या होता है, r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आता है अपने पास, r कैप आता है। क्लियर। अब मुझे पता है कि जब r वेक्टर, अब ये इसकी वेक्टर फॉर्म तो नहीं है, वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो मैं यहाँ वेक्टर बना सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F = G m1 m2 अपॉन में क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ r मोड अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, F = G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाएगा, m1 m2 अपॉन में क्या हो जाएगा, r3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, r वेक्टर। अब मुझे पता है कि r कैप किसके इक्वल होता है, तो मुझे पता है कि जो r कैप होता है वो क्या होता है, r वेक्टर अपॉन में r का मोड होता है, ये होता है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, r वेक्टर अपॉन में r का मोड, क्या हो जाएगा अपने पास, r वेक्टर अपॉन में r का मोड। तो r का मोड तो क्या हो गया, r हो जाएगा जो r³ में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाली टर्म बचेगी। यानी अपने पास जो F आया वो ये आया है। अब ये क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल होता है। तो मुझे पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल तो ये होता है, दो द्रव्यमान के बीच में लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसका जो साइन आता है वो हमेशा नेगेटिव आता है, क्यों, क्योंकि ये अट्रैक्टिव होता है। क्या होता है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है कभी भी रिपल्सिव नहीं होता, क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। और यदि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव यानी ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे पार्टिकल को, तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका भी मुझे क्या निकालना है, कर्ल निकालना है। तो डेल क्रॉस F = क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, डेल क्रॉस F = क्या आएगा, जीरो। अब देखो इसमें ये पूरा का पूरा तो क्या रह गया, एक कांस्टेंट रह गया। यानी F है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, r वेक्टर पर। और मुझे पता है कि यहाँ पे r वेक्टर क्या है, तो यहाँ पे मुझे पता है कि r वेक्टर = xi प्लस yj प्लस का क्या है अपने पास, zk है, ijk उसके यूनिट डायरेक्शन आ जाएगी, ijk तीनों कंपोनेंट में। ऐसे यदि मुझे इसका कर्ल निकालना तो क्या निकालूंगा, डेल क्रॉस का F = हो जाएगा, देखो G m1 m2 अपॉन में क्या हो जाएगा, r³ तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, i j k डेल अपॉन में डेल x, डेल अपॉन में डेल y, और डेल अपॉन में डेल z। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, x y और z, ये वाला हो जाएगा। यानी डेल y डेल x, डेल y डेल y, और डेल y डेल z z हो जाएगा। अब मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे डेल क्रॉस F, यहाँ पे क्या है अपने पास, G m1 m2 अपॉन में r³ हो जाएगा।
यहाँ पे यदि मैं आई कैप है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखो आई कैप मुझे पता है, अभी मैंने सॉल्व किया था। यदि आई कैप के लिए करूँगा तो डेल जेड अपॉन में डेल वाई माइनस का डेल वाई अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल जेड आ जाएगा। ऐसे ही यदि माइनस का जे करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स माइनस का डेल एक्स अपॉन में डेल जेड हो जाएगा। ऐसे यदि मैं प्लस के करूँगा तो ये वाला भी क्या हो जाएगा अपने पास, डेल वाई अपॉन में डेल एक्स माइनस का डेल एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल वाई। ये वाली टर्म आ जाएगी और ये वाली टर्म आते ही ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, यानी डेल क्रॉस का एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। और मुझे पता है कि जब भी ये जीरो प्रूफ हो गया यानी क्या हो गया, इसका कर्ल जीरो आ गया। और कर्ल जीरो आने का मतलब है कि यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी कैसा हो गया अपने पास, संरक्षी बल हो गया। गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी कैसा हो गया अपने पास, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, संरक्षी बल हो गया। ऐसे ही मैं बात करता हूँ यदि मुझे कूलाम बल प्रूफ करना हो, क्या प्रूफ करना हो, कूलाम बल, तो कूलाम बल को भी मैं प्रूफ कर सकता हूँ। किसको कर सकता हूँ मैं, कूलाम बल को भी प्रूफ कर सकता हूँ। कैसे, यदि मैं कह दूँ कि कूलाम बल क्या होता है अपने पास, डेल क्रॉस का एफ, सिद्ध करो कि कूलाम बल संरक्षी बल होता है। कूलाम बल भी क्या होता है, संरक्षी बल होता है। ठीक है, यदि मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है तो मुझे पता है कि कूलाम बल भी क्या आता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आता है अपने पास, आर के पाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, F इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर वेक्टर। अब देखो जैसे ग्रेविटेशनल निकाला था सेम वैसा का वैसा ही फॉर्मूला बन गया, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर क्यूब, और साथ में क्या आ जाएगा, आर वेक्टर। यानी इसका भी मैं क्या निकालूंगा, डेल क्रॉस एफ निकालूंगा, तो इसका भी कल क्या आएगा, जीरो आएगा। आप निकाल के देख सकते हो जैसे मैंने अभी निकाला था ग्रेविटेशनल के लिए। आर वेक्टर ऐसे कैसे सॉल्व करना है, ये एक कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो डेल क्रॉस एफ क्या आएगा, जीरो आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जो कूलाम बल होता है वो भी क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट है, उस इम्पोर्टेंट नोट में आप ये यहाँ दो तीन चीज़ नोट कर लेना। अपने पास लिखा है कि यदि किसी का पोटेंशियल दे रखा है और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या दे रखा है, यदि किसी का पोटेंशियल दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैथमेटिकल का जो ये डेल ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर की टर्म में दो टर्म डिफाइन होती है। देखो यदि मुझे E, एक तो फॉर्मूला आता है आपके पास E इज इक्वल टू माइनस का डेल फाई, क्या फॉर्मूला आता है, E इज इक्वल टू माइनस का डेल फाई, और एक आता है F इज इक्वल टू माइनस का डेल यू। ये दो फॉर्मूले दिमाग में फिट कर लेना, इसके बेस पे न्यूमेरिकल एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल आपके सामने है जो एग्जाम में आ रखा है, वही न्यूमेरिकल है, कई बार आ रखा है 5, 6, 11, 13, 15 ऐसे बहुत बार आया हुआ है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी बिंदु पर विद्युत विभव, यदि किसी बिंदु पर विद्युत विभव की बात कर रहा है कि यदि किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना है, V दे रखा है अपने पास, वो दे रखा है 6x माइनस का 8x स्क्वायर वाई, फिर दे रखा है प्लस का 7y स्क्वायर, और फिर है अपने पास 13yz, फिर है माइनस का 4z वोल्ट। और क्या कह रहा है, हो तो विद्युत क्षेत्र की प्रवणता की गणना कीजिए। विद्युत क्षेत्र की प्रवणता, विद्युत क्षेत्र की प्रवणता तो अभी मैंने बताया था, प्रवणता का मीनिंग क्या होता है, ग्रेडियंट निकालना। तो यदि डेल का ग्रेडियंट निकालना है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेडियंट यानी E इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, माइनस का डेल फाई होगा। निकालना क्या है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये देखो E क्या बता देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का रिजल्ट किस में आएगा, वेक्टर में आएगा। तो मुझे निकाल के चेक करता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है इसका। तो यहाँ पे दे रखा था इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सर्टेन पॉइंट V दे रखा था, और यहाँ पे फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे अपने, E इज इक्वल टू माइनस का, यहाँ पे माइनस ऐसे का ऐसे, डेल की जगह वैल्यू रख दो, डेल अपॉन में डेल एक्स आई, डेल अपॉन में डेल वाई जे, प्लस का क्या हो जाएगा, डेल अपॉन में डेल जेड के हो जाएगा। और यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी, अब यहाँ पे क्या आएगा V, तो V की जगह ये कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा 6x माइनस 8x स्क्वायर वाई, प्लस का हो जाएगा अपने पास 7y स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा 13yz, फिर क्या हो जाएगा माइनस का 4z। ये पूरा क्या है अपना V है। अब ये जो V था वो क्या था, स्केलर था, अदिश राशि था। अब ये V यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। तो देखो एक एक के रिजल्ट निकालते हैं। तो ये रिजल्ट क्या आएगा,
ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का डेल बाय डेल एक्स। तो देखो एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो कौन कौन सी टर्म आएगी, पहले तो हो जाएगा ये माइनस, तो ऐसे का ऐसे रखा, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, ये पूरी ब्रैकेट इसके साथ आएगा, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा तो क्या हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 to 16 और साथ में क्या हो जाएगा एक्स वाई, एक्स स्क्वायर का एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, प्लस आगे देखो एक्स की कई टर्म है क्या, एक्स की नहीं है, एक्स की नहीं है, एक्स की नहीं है, मतलब ये तीनों टर्म क्या 0, यानी एक टर्म तो ये आ गई, कौन सा कंपोनेंट आएगा ये आई कंपोनेंट आएगा, प्लस का हो जाएगा अपने पास जे कंपोनेंट, अब जे के लिए यानी ये पूरा ब्रैकेट वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपने पास माइनस का 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 14 वाई हो जाएगा, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 जेड हो जाएगा, आगे कोई वाई वाली टर्म है नहीं तो ये भी क्या हो जाएगा 0। ऐसे अपने पास प्लस का के करेंगे तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसमें जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, यानी इसका इसके साथ डेरिवेटिव होगा तो देखो जेड वाली टर्म का डेरिवेटिव होगा ये 0, ये 0, ये 0, क्या रह जाएगा 13 वाई माइनस का क्या हो जाएगा 4, जेड का क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से मैं सॉल्व कर सकता हूँ कि ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, ये माइनस है, इस माइनस को मैं अंदर ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 6 एक्स वाई आई कैप, ऐसे ही हो जाएगा, ये वाला माइनस है, ये माइनस अंदर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का जे कैप, तो ऐसे का ऐसे माइनस माइनस प्लस तो 8 एक्स स्क्वायर, और ये माइनस सारों से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 14 वाई प्लस का क्या हो जाएगा 13 जेड, ऐसे ये वाला माइनस भी आएगा प्लस का के कैप, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या माइनस का 13 वाई प्लस का 4, यानी ये अपना क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो मैंने ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला काम में लिया, इस पर केवल क्या था अपने पास विभव दे रखा था, विभव पर मैंने क्या करवाया डेल ऑपरेटर ऑपरेट करवाया, और जब भी विभव पर कोई डेल ऑपरेटर ऑपरेट करेगा तो मेरे पास क्या मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, क्लियर। तो ये अपना क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये अपन इलेक्ट्रिक फील्ड, और यदि पोटेंशियल एनर्जी दी हुई हो यू दिया हुआ हो तो मैं क्या निकाल सकता हूँ एफ निकाल सकता हूँ। तो दोनों ये नोट है वो आप लिख लेना कहीं कि ई इज इक्वल टू माइनस का डेल फाई और एफ इज इक्वल टू माइनस का डेल यू, इस टर्म से मैं दोनों टर्म में फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्लियर। फिर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट दे रखा है अपने पास, सिद्ध कीजिए कि बल वाई जेड आई एक्स जेड जे और एक्स वाई के क्या है कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अपन देखते हैं कि देखो ये वाला भी एग्जाम्पल 17 और 22 का 2 बार आ चुका है, तो एग्जाम में ये सारे आए हुए क्वेश्चन है, जो आए हुए क्वेश्चन है उसको अपन मैं स्क्रीन पे ला रहा हूँ और सॉल्व भी करा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रूफ दैट द फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स यदि मुझे प्रूफ करना है तो मुझे पता है कि जो एफ फैक्टर है वो क्या गिवन है, तो देखो एफ फैक्टर है वो क्या है वाई जेड आई, फिर क्या है अपने पास एक्स जेड जे, फिर है अपने पास एक्स वाई के, ये क्या है अपने पास एफ फैक्टर था। अब मैं कह सकता हूँ ये एफ फैक्टर है और क्या प्रूफ करना है मुझे कंजर्वेटिव प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव के लिए क्या आता है मेरे पास, मुझे पता है कि संरक्षक के लिए क्या आता है डेल क्रॉस का एफ फैक्टर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0, यदि ये आएगा तो कंजर्वेटिव है, यदि नहीं आएगा तो कंजर्वेटिव नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यदि मुझे डेल क्रॉस का एफ निकालता हूँ तो ये हो जाएगा आई जे के डेल अपॉन में डेल एक्स डेल अपॉन में डेल वाई डेल अपॉन में डेल जेड, ये क्या हो जाएगा अपने पास डेल अपॉन में डेल वाई और डेल अपॉन में। अब देखो आई के साथ कौन सा कंपोनेंट है वाई और जेड है, जे के साथ कौन सा है एक्स और जेड है, और के साथ कौन सा है एक्स वाई। अब इसको सॉल्व करो कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं। तो देखो सबसे पहले यदि मैं आई को सॉल्व करता हूँ तो ये वाला क्या आ जाएगा डेल अपॉन में डेल वाई, ये टर्म हो जाएगी अपनी क्या एक्स वाई माइनस का डेल अपॉन में डेल जेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स जेड। फिर क्या हो जाएगा ये वाली एक टर्म हो जाएगी अपने पास क्या माइनस का जे, जे का करोगे तो डेल अपॉन में डेल जेड, साथ में क्या हो जाएगा एक्स वाई, यानी जे वाला ये हटेगा ये हटेगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास डेल अपॉन में क्या हो जाएगा डेल जेड हो जाएगा, यहाँ पे जो टर्म है वो क्या हो जाएगी वाई जेड। ऐसे अपने पास प्लस का के हो जाएगा, तो के लिए क्या आ जाएगा ये वाली और ये वाली टर्म हटेगी, यानी डेल अपॉन में डेल जेड, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास एक्स जेड, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स जेड, माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास डेल अपॉन में डेल वाई डेल अपॉन में डेल वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई जेड, ये वाली टर्म हो जाएगी। अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, क्या करना है इसका केवल डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा देखो आई कैप
यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का y के रेस्पेक्ट में 1 यानी क्या बचेगा x, ये x, z के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 यानी क्या बचेगा माइनस का x x माइनस एक्स क्या 0। ऐसे ही अपन x के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास माइनस का j, यहाँ पे हो जाएगा क्या y। ऐसे ही अपने पास यहाँ पे करोगे तो z के रेस्पेक्ट में करोगे तो माइनस का y, तो माइनस का y माइनस y ये भी 0, प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास k, तो यहाँ पे ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, k वाली टर्म को करोगे तो क्या z के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये हो जाएगा z के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा देखो डेल बाय डेल z था, तो देखो डेल बाय डेल z एक्स जेड है, तो z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा तो ये क्या होगा अपने पास x, और यहाँ पे अपन ने कोई मिस्टेक तो नहीं लिखी, एक वाई जेड एक्स जेड और एक्स वाई, वाई जेड एक्स जेड और एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म आएगी के वाली टर्म में देखो अपने पास ये वाली और ये वाली हटेगी, तो डेल बाय डेल जेड एक्स जेड माइनस का डेल बाय डेल वाई वाई जेड। अब यहाँ पे ये क्या आ गया एक्स, यहाँ पे वाई का करेंगे तो वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये क्या हो जाएगा जेड, यानी इसमें कुछ मिस्टेक लिखी है क्या, कंजर्वेटिव होने का मतलब है इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए अपने पास 0 आना चाहिए, यहाँ गलत लिख दिया। देखो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, ये वाली जो टर्म आएगी वो क्या आएगी डेल अपॉन में डेल एक्स आएगा, एक्स वाला आएगा ना एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे जब से फर्स्ट लिखा तो फर्स्ट तो इसका इसके साथ हो गया, सेकंड लिखा तो डेल अपॉन में डेल एक्स एक्स वाई माइनस का डेल अपॉन में डेल जेड वाई जेड। अब जब थर्ड लिखोगे तो डेल वाई डेल एक्स एक्स जेड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डेल वाई डेल अपॉन में डेल एक्स एक्स जेड माइनस का हो जाएगा डेल अपॉन में डेल वाई वाई जेड। अब इसका जेड के रेस्पेक्ट में किया तो क्या हो जाएगा अपने पास डेल वाई डेल एक्स हो गया, डेल वाई डेल वाई हो गया, एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो एक्स के रेस्पेक्ट में ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास डेल वाई डेल एक्स, तो ये रह जाएगा अपने पास क्या जेड, यानी इसका जो भी टर्म रहेगी वो क्या रहेगी जेड। तो ये तो क्या हो जाएगा अपने पास जेड माइनस वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो भी क्या हो जाएगा जेड। तो देखो एक्स माइनस एक्स 0, वाई माइनस वाई 0 और जेड माइनस जेड भी 0। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर डेल क्रॉस का एफ वेक्टर क्या रिजल्ट आया अपने पास 0, यानी जब भी ये किसी का कर्ल 0 आता है मतलब वो क्या है अपने पास कंजर्वेटिव है, क्या है अपने पास कंजर्वेटिव है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कंजर्वेटिव प्रूफ करना है, तो ये कंजर्वेटिव प्रूफ हो जाएगा। तो ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो। इसमें और भी क्वेश्चन हैं तो और भी क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, तो ये कुछ पोटेंशियल निकालने वाले क्वेश्चन है तो उसको अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए तो अपन ने जो डेल ऑपरेटर होता है वो डेल ऑपरेटर क्या होता है, डेल ऑपरेटर से क्या मीनिंग होता है, डेल ऑपरेटर कैसे 3 तरीके से ऑपरेट करता है वो बताया है। डेल ऑपरेटर के बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं, कंजर्वेटिव होता है तो उसका कर्ल 0 आना चाहिए, सोलिनॉइड होता है तो उसका डाइवर्जेंस 0 आना चाहिए, और यदि ई रोटेशनल या आगोनी होता है तो उसका कर्ल भी क्या आना चाहिए 0। तो आज अपन ने इसकी बात की है, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे वाले टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।